हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़े, लॉर्ड डलहौजी तक के गवर्नर जनरल को हमने कंप्लीट कर लिया। अब लॉर्ड डलहौजी 1856 तक रहे, उसके बाद भारत में 1857 का विद्रोह होने वाला है। तो इसके बाद हम लोग कवर करेंगे 1857 का विद्रोह। लेकिन उसके पहले हमें यह जानना है कि 1857 में जो बड़ा विद्रोह हुआ भारत में, वो क्यों हुआ, और कंपनी को के शासन को 1858 में खत्म कर दिया जाता है भारत में, और भारत ऑफिशियली ब्रिटिश राजा के हाथ में आ जाती है। तो हमें यह समझना है कि 1757 से 1857 तक अंग्रेजों ने, यानी कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत पर शासन किया, तो उस समय उनकी डिफरेंट पॉलिसीज क्या थी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या थी, लेजिस्लेटिव पॉलिसी क्या थी, और इन तमाम पॉलिसीज का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यह हम समझेंगे। और जब हम ये समझ जाएंगे तो हमें अपने आप 1857 के विद्रोह के कारण समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक आगे शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ होमवर्क है जो आपको समझना है, वो आपकी आगे के चैप्टर्स को अंडरस्टैंडिंग में बड़ी मदद करेंगे। होमवर्क में आपको 3 होमवर्क है जो आपको करना है। पहला है एवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक देश के रूप में कैसे बना। और जब मैंने आपको ब्रिटेन का इतिहास पढ़ाया था, ब्रिटेन का भूगोल पढ़ाया था ज्योग्राफी में पिछले वीडियोस में, तो उसमें मैंने आपको इसका एक इतिहास भी बताया था कि पहले इंग्लैंड था, फिर उसमें वेल्स मिला, फिर उसमें स्कॉटलैंड मिला, फिर उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड मिला, फिर कैसे इंग्लैंड से ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन से ग्रेट ब्रिटेन से फिर यूके, फिर यूनाइटेड किंगडम से ग्रेट जो है ब्रिटिश आइजल। तो ये तमाम एवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम आपको ध्यान से कर लेना है। ठीक है, कहीं से नहीं करना है, जो मैं आपको पीछे वीडियो में बताया तो उसमें आप समझ लेना इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, ब्रिटिश आइजल्स क्या है। तो ये एवोल्यूशन, उसका उद्भव कैसे हुआ, ये आपको देखना है। दूसरा होमवर्क है लिस्ट आउट ब्रिटिश कॉलोनीज एंड देयर इंडिपेंडेंस। अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने कितने देशों को गुलाम बनाया था। सबसे पहला गुलाम जिसको बनाया वो था अमेरिका। ठीक है, 1660 में, और 1776 में उससे आजाद हो गया। इसी प्रकार पूरा एक लिस्ट आपको तैयार करना है। 60 से ज्यादा देश ऐसे थे जिनमें से कुछ डायरेक्ट गुलाम थे, कुछ डोमिनियंस थे, कुछ उनके कंट्रोल में थे। 60 के 60 पूरे गुलाम नहीं थे। ठीक है, लेकिन आपको लिस्ट सबका बनाना है। ठीक है, उनको एक तरीके से हम कॉलोनी ही कहते हैं, चाहे वो डायरेक्ट गुलाम रहे हो, चाहे डोमिनियन रहे हो, चाहे ब्रिटेन का उसमें इंफ्लुएंस रहा हो। तो आपको ये लिस्ट तैयार करना है और समझना है कि एशिया से कितने देश गुलाम थे ब्रिटेन के, अफ्रीका से कितने, लैटिन अमेरिका से कितने, ठीक है, नॉर्थ यूरोप से कितने, साउथ नॉर्थ अमेरिका से कितने, साउथर्न अमेरिका से कितने। तो ये एक मोटा मोटा काम आपको करना है। आप आराम से घर पे बैठ के विकिपीडिया या किसी और उससे इंटरनेट की मदद से आप इसको तैयार कर लीजिए। और कौन देश ब्रिटेन से कब आजाद हुआ उसका साथ में डेट भी लिखना है। ठीक है, तो आपको एक कॉलम बना लीजिए, कॉलम बना के कर लेना। 3 कॉलम बना लीजिए, 4 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में लिखिए सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में लिखिए ब्रिटिश कॉलोनी, तीसरे कॉलम में लिखिए डेट ऑफ कॉलोनी, किस डेट से वो कॉलोनी बना, और चौथा लिख लीजिए डेट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, और इसमें 4 प्रकार से अलग अलग बांट लीजिएगा। कैपिटल ए करके लिखिएगा ऊपर एशियन कंट्रीज, मतलब वे कॉलोनी जो एशिया के देश थे, फिर अफ्रीकन कॉलोनीज, फिर नॉर्थन अमेरिका, फिर सदर्न अमेरिका, फिर लैटिन अमेरिका, फिर ओशनिया। तो ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज अगर आप बना लेंगे तो आपको बाद में किस कॉन्टिनेंट से कितने थे ये वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैटर तैयार कर लीजिएगा, मैं आपका इसका चेक कर लूंगा। फिर आपको देखना है कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट्स। 1950 में ब्रिटेन ने, जब उसके बहुत सारे देश जिनको गुलाम बनाया था आजाद हो गए, तो उसने उन सारे देशों को मिलाकर के एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया। उस अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम रखा गया कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट। तो कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी मीटिंग वगैरह कब होती है, ठीक है, अभी भी ये है। तो आपको इसको देखना है ये क्या है, इसमें कितने देश है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये तमाम। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS। ठीक है, ये रूस और जो एक समय सोवियत संघ के भाग थे, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उन देशों का संगठन है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स रूस से संबंधित है, कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट्स ब्रिटेन से संबंधित है। तो ये 3 होमवर्क आप कर लीजिएगा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य, लार्जेस्ट एम्पायर इन हिस्ट्री सो फार। अब तक दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर
ब्रिटिश एम्पायर रहा है, कॉलोनाइज्ड मोर देन 60 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसने दुनिया के 60 से ज्यादा देशों को अपना गुलाम बनाया, इंक्लूडिंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका महाद्वीप को छोड़कर बाकी सारे महाद्वीप में से कुछ ना कुछ देशों को इसने गुलाम बनाया। एंटार्क्टिका में तो आज भी कोई देश नहीं है, वहां लोग रहते ही नहीं है, वहां कोई इकोनॉमी नहीं होती, अदरवाइज वो उसको भी गुलाम बना देता। 1924 तक ब्रिटेन की क्या औकात थी दुनिया में हम लोग देखते हैं। पॉपुलेशन, जो ब्रिटेन का साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटेन की बात नहीं हो रही है, ब्रिटिश साम्राज्य ने ब्रिटेन और उसके 60 से अधिक कॉलोनीज, उस पूरे को मिला के ब्रिटिश साम्राज्य कहा जाता था। उसकी जनसंख्या कितनी थी 1924 में? 23% ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की कुल जनसंख्या का 23% जनसंख्या थी। और अगर हम नंबर में बात करें तो 412 मिलियन, यानी लगभग 41 करोड़ जनसंख्या जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य की हुआ करती थी। एरिया, क्षेत्रफल कितना था? 24% ऑफ द लैंड, आज जितनी भूमि है पूरी पृथ्वी पर उसके 24% इलाके पर कब्जा था किसका? ब्रिटेन का। आज भारत की एरिया कितना है? 2.4 ऑफ द लैंड, और ये 24%, यानी आज के भारत से 10 गुना बड़ा क्षेत्रफल था। ठीक है, 3.5 करोड़ किलोमीटर, 3.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था ये एम्पायर। जीडीपी माने दुनिया की इकोनॉमी का कितना जीडीपी था? लगभग आधा, 50% के आसपास, 48% है, लगभग आधी इकोनॉमी दुनिया की ब्रिटेन के पास थी। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े बताते हैं ब्रिटेन के बारे में। इस एम्पायर को, जो इतना ताकतवर एम्पायर था, इकोनॉमी के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में, एरिया के क्षेत्र में, एम्पायर के मामले में, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता था द एम्पायर ऑफ विच सन नेवर सेट्स, ऐसा साम्राज्य जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है मैं क्लास में कई बार आपको बता चुका हूं। दूसरे, इसका टाइटल है ब्रिटिश साम्राज्य को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कार्यशाला भी कहा जाता था, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया पे कब्जा कर रखा था। तो दुनिया की लगभग हर चीज की डिस्कवरी, हर चीज का खोज, हर चीज ब्रिटेन से ही बन रही थी या ब्रिटेन के लोगों द्वारा बन रही थी, इसलिए इसको दुनिया का कार्यशाला कहते हैं। कार्यशाला माने जहां कोई चीज बनती हो। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन इकोनॉमी। और यहां से हम लोग देखेंगे कि भारत और इंडिया की इकोनॉमी का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जब भारत गुलाम नहीं हुआ था अंग्रेजों का, तब से लेके और आज 2021 तक की स्थिति में हम लोग एक तुलना करेंगे कि ब्रिटेन पहले कहां था, आज कहां है, इंडिया पहले कहां था और आज कहां है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वेरियस पॉलिसीज ऑफ कंपनी इन इंडिया। 1757 से 1857 तक भारत में कंपनी का शासन था, तो उसने भारत में कौन कौन सी नीतियां चलाई, उनमें हम पहला देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी। अंग्रेजों ने जो इकोनॉमिक पॉलिसी, कंपनी ने इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में चलाई, वो क्या थी और उसके क्या परिणाम हुए। और ये चीजें जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी हम जो कंपनी का भारत में देखेंगे, ये पूरी चीज कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा लिखी गई किताब और उनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स पर आधारित है। वे भारतीय राष्ट्रवादी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, धरना नहीं किया, लेकिन उन्होंने बड़ा महान कार्य किया। वो ये किया कि वो अर्थशास्त्री थे और उन्होंने 1757 से लेके 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का किस प्रकार आर्थिक शोषण किया, उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियां बना करके कैसे भारत की कृषि उद्योग को नष्ट कर दिया, ऐसे अर्थशास्त्रियों को राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री या आर्थिक राष्ट्रवादी कहते हैं। तो ये सारा जो जानकारी हमारे पास है, ये उनके द्वारा किए गए एनालिसिस और उनके द्वारा लिखे गए किताबों पर आधारित है। तो हम लोग सबसे पहले आगे बढ़े, उससे पहले हम समझ लेते हैं इकोनॉमिक नेशनलिस्ट। तो इकोनॉमिक नेशनलिस्ट माने आर्थिक राष्ट्रवादी, ऐसे व्यक्ति जो कोई बड़ा आंदोलन, धरना या अंग्रेजों के खिलाफ कोई युद्ध वगैरह, विद्रोह वगैरह नहीं किया, बल्कि अपनी किताब और अपने ज्ञान, अपने आर्थिक ज्ञान के माध्यम से भारत के लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि जो अंग्रेजों का शासन है भारत पर, वो कितना शोषणकारी है। खास करके आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने हमारा दोहन, हमारा शोषण किस प्रकार से किया है, ऐसे लोगों को आर्थिक राष्ट्रवादी कहते हैं। और आर्थिक राष्ट्रवादियों में जो सबसे पहला नाम आता है वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े आर्थिक राष्ट्रवादी थे, अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने एक किताब लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
पहली बार भारत में प्रति व्यक्ति आय और भारत की जीडीपी का आकलन दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ठीक है। दूसरे बड़े अर्थशास्त्री थे भारत में रमेश चंद्र दत्त, इनको आरसी दत्त के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने किताब लिखी थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तीसरे बड़े आर्थिक राष्ट्रवादी थे महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे। इनकी किताब का नाम है ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये किताब का नाम याद रखना है और ये आर्थिक राष्ट्रवादी व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। ठीक है। चौथे नंबर पे गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने भी बहुत कुछ बताया, लेकिन कोई किताब तो लिखी है इन्होंने, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिसमें ये बातें निकल के आती हों, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आर्थिक राष्ट्रवादी थे। ठीक है। पांचवें नंबर पे जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी एक अर्थशास्त्री थे और इनकी किताब का नाम है इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये मिलते जुलते नाम है, आपको याद रखना किस आर्थिक राष्ट्रवादी ने कौन सी किताब लिखी। चौथे नंबर पे है पृथ्वीश चंद्र रॉय। ठीक है। पृथ्वीश चंद्र रॉय, इनकी किताब का नाम है द पॉवर्टी प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ये हो गए 5 बड़े आर्थिक राष्ट्रवादी। छठवें नंबर पे है फिंडले सीरस। सातवें नंबर पे है वी के आर वी राव। आठवें नंबर पे है विलियम डिग्बी। इनमें से कुछ विदेशी भी हैं, लेकिन वो भारतीय शुभचिंतक थे और उन्होंने अपने किताबों और अपने लेखों, अपने भाषणों के माध्यम से बताया है कि कैसे आर्थिक शोषण अंग्रेजों ने भारत का किया है। और इन किताबों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि अंग्रेजों ने भारत का कोई आधुनिकीकरण, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि भारत की कृषि, भारत की उद्योग, भारत में शिक्षा, हर चीज का डेवलपमेंट पहले की तुलना में ज्यादा होता। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पहले भारत कितना इकोनॉमिकली रिच था और बाद में कितना पुअर हो गया। तो ये आंकड़े बताते हैं कि वास्तव में कोई आर्थिक और औद्योगिक और शैक्षणिक और सामाजिक मॉडर्नाइजेशन अंग्रेजों ने नहीं किया, केवल और केवल शोषण किया। तो ये 8 राष्ट्रवादी हैं, इनके नाम, इनकी किताब का नाम आपको याद रखना है और इन्हीं के किताबों पर, इन्हीं के ज्ञान पर आधारित है हमारा कंपैरिजन ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन इकोनॉमी। चलिए हम लोग कंपैरिजन में देखते हैं। यहां बेसिस, यहां ईयर, यहां इंडिया, यहां ब्रिटेन। पहली बात करते हैं जीडीपी। सन 1700 में भारत की जीडीपी कितनी थी? दुनिया की जीडीपी का 25%, मोटा मोटा 24.4%। यानी दुनिया, अगर उस समय दुनिया की कमाई 100 रुपए थी तो उसमें अकेला 25 रुपए भारत की कमाई होती थी। ठीक है। और ब्रिटेन कितना था? 2.3%, यानी भारत के से लगभग 12 गुना पीछे। यह थी उसकी स्थिति सन 1700 में। यानी तब तक भारत ब्रिटेन का और कंपनी का गुलाम टेक्निकली नहीं बना था। ठीक है। 1900 में आकर देखते हैं। देखिए 200 सालों में भारत की इकोनॉमी 24.4% से गिरकर के हो गई 4.2% और ब्रिटेन की इकोनॉमी 2.3% से बढ़कर हो गई 9%। ठीक। और फिर बाकी के 13 साल में, केवल 13 साल में, 1913 में इंडिया की जीडीपी घटकर हो गई 2.6%। ठीक है। पूरी दुनिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। और ब्रिटेन की हो गई 23%। यानी 1913 में भारत वहां आ गया जहां ब्रिटेन था और ब्रिटेन वहां आ गया जहां भारत था। अब ये आंकड़े बताते हैं कि भारत का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने हमें ज्यादा सिविलाइज्ड किया है, हमें ज्यादा एम्पावर किया है। आप आंकड़ों के माध्यम से खुद बता सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रूथ। ठीक है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर शशि थरूर ने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया था और इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से उसने बताया था कि वास्तव में अंग्रेजों ने कोई मॉडर्नाइजेशन भारत में नहीं किया है, बल्कि हमारा शोषण किया है और ब्रिटेन को इसका कंपनसेशन देना चाहिए, अगर ब्रिटेन अपने आप को एक सभ्य राष्ट्र मानता है तो। शशि थरूर का एक लेक्चर आपको YouTube में मिल जाएगा, बहुत अच्छा लेक्चर है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया जीडीपी। शेयर इन ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट, औद्योगिक रूप से जितना कुछ प्रोडक्शन पूरी दुनिया में हो रहा था, उस प्रोडक्शन में भारत का योगदान कितना था? सन 1700 में भारत का योगदान था 25% और ब्रिटेन का योगदान था 0.8%। अभी ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। ठीक है। लेकिन भारत में अपने खुद के इंडस्ट्रीज थे, रेवोल्यूशन तो नहीं हुआ था, लेकिन हमारे हैंडीक्राफ्ट, हमारे टेक्सटाइल, हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे। और पूरी दुनिया में अगर 100 आइटम पूरी दुनिया में खरीदे बेचे जा रहे हैं तो उसमें 25 आइटम भारत का हुआ करता है, यानी 1/4। 1900 में भारत का कंट्रीब्यूशन घट के रह गया 3.8% और ब्रिटेन का बढ़कर के हो गया 23.6%। तो आप देखिए कैसे ब्रिटेन जंप करने लगा। ठीक है। और भारत का दिन ब दिन कैसे भारत डिक्लाइन करने लगा।
ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम बंगाल, पूरे भारत की बात हो रही है, बंगाल अकेले से ब्रिटेन कितना माल भारत से खरीदता था, बंगाल से। 1811 में 25%, अपनी जरूरत का 25% ब्रिटेन बंगाल से चीजें खरीदता था। सूती कपड़े, मलमल के कपड़े, कारपेट, हाथी दांत, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऐसे बहुत सारे आइटम। 1840 में ब्रिटेन अपनी जरूरत का 93% आइटम भारत से नहीं, बंगाल अकेले से खरीदता था। अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो ये 95% के आसपास हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ इकोनॉमी, उस समय पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमी कौन से रैंक में थी और ब्रिटेन की कौन सी थी, हम लोग सन 1700 में देखेंगे। 1700 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, और ब्रिटेन कहां था? नो भैया, कोई रैंकिंग ही नहीं थी उसकी, रहा होगा 40वें 50वें नंबर पे कहीं। ठीक है, 1820 में भारत आ गया दुनिया में सेकंड नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी, और ब्रिटेन हो गया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। फर्स्ट हो गया था चाइना, तो चाइना फर्स्ट हो गया था, इंडिया सेकंड हो गया था, ब्रिटेन थर्ड हो गया था। 1840 में इंडिया हो गया था फोर्थ, और सेकंड हो गया था अमेरिका। तो फर्स्ट कौन हो गया था? फर्स्ट हो गया था अमेरिका। 1840 साल आते आते तक दुनिया की पहली इकोनॉमी हो गई थी अमेरिका, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पर भारत। 1947 में भारत दुनिया की 19वीं बड़ी इकोनॉमी बनी थी, यानी पहले रैंक से हम 19वीं पे आ गए। इतना शोषण किया हमारा अंग्रेजों ने, और कहते हैं हमने आधुनिकीकरण किया भारत का। और ब्रिटेन जो कहीं नहीं था एक समय, वो तीसरे में आ गया, फिर दूसरे में आ गया, फिर 8th में आ गया 1947 में। और आज 2021 में दुनिया में भारत 5वें नंबर की बड़ी इकोनॉमी है, और ब्रिटेन हमसे पीछे हो गया है 6वें नंबर पे। ठीक है, तो ये कुछ हमने यहां पर आंकड़े दिखाए हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, भारत से धन का निर्गमन, धन की निकासी, भारतीय धन का बाहर जाना, देश के बाहर जाना। सन 1700 में भारत की जीडीपी का 1 रुपया भी भारत से बाहर नहीं जाता, बल्कि पूरी दुनिया भर का जो पैसा है वो भारत में आता था, क्योंकि सन 1700 में हम पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% और पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 25% करते थे। पूरी दुनिया को हम अपना गुड्स बेचते थे, तो दुनिया भर से पैसा आता था हमारे पास। हमारे पास ट्रेड सरप्लस था, हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं था। ठीक है, हमारा ट्रेड अकाउंट बहुत पॉजिटिव था। लेकिन 1800 में आते आते तक क्या हो गया? भारत की कुल जीडीपी का 9% राशि, 9% मुद्रा, भारत की 9% कमाई जीडीपी का देश से बाहर जाने लगा, यानी यहां से भारत का आर्थिक शोषण ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं जो हम समझ लें। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेरियस पॉलिसीज ऑफ कंपनी इन इंडिया। सन 1700 से 57 से 1857 तक कंपनी का शासन था भारत में, तो कंपनी ने कौन कौन सी नीतियां भारत में बनाई और उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, हम लोग बहुत सारी नीतियां देखेंगे। शुरू करेंगे हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, फिर मिलिट्री पॉलिसी, फिर सोशल पॉलिसी, तमाम पॉलिसीज हम देखेंगे और उनके क्या प्रभाव भारत में पड़े। तो हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड देयर इंपैक्ट। कंपनी द्वारा 1757 से 1857 तक भारत में बनाई गई आर्थिक नीतियां और उनका क्या प्रभाव पड़ा, इसको समझते हैं। लेकिन उसको समझने के पहले हम इसमें 2 अलग-अलग हेडिंग पढ़ेंगे। एक स्मॉल ए, जिसमें हम पढ़ेंगे प्री कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी। भारत में कंपनी ने जो आर्थिक नीतियां बनाई उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये हम तभी समझ पाएंगे जब भारत में कंपनी के आने से पहले भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, हमें इसको समझना पड़ेगा। फिर हम लोग स्मॉल बी में समझेंगे कंपनी का भारत में आगमन और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो हम देखते हैं प्री कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी, यानी भारत जब गुलाम नहीं हुआ था, ना कंपनी का ना ब्रिटेन का, तब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये हम समझते हैं। चलिए, पहला पॉइंट एग्रीरियन एंड एग्रो, ये एजी का मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था प्राथमिक नंबर पे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी हमारी। भारत की ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या कृषि का कार्य करती थी और भारत की लिवलीहुड का, इकोनॉमिक का एक सबसे बड़ा स्रोत कृषि था। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योग, कृषि से आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ठीक, तो उसके लिए सूत माने कपास कृषि से आ रहा है। ठीक है, तो सूत, इसी प्रकार गन्ना है, शहद है, ऐसे बहुत सारे उद्योग भारत में चलते थे। हैंडीक्राफ्ट है जो कृषि पर आधारित थे, यानी उसके लिए कच्चा माल कृषि से मिलता था।
दूसरी हमारी जो स्थिति ये थी, मेजर इंडस्ट्रीज उस समय भारत में कौन कौन से थे? अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत में बड़े बड़े जो उद्योग जाने जाते थे वो थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल माने कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, वूलन टेक्सटाइल माने वस्त्र उद्योग, सभी प्रकार के वस्त्र। इसके अलावा जूट में अगर जूट टेक्सटाइल की बात करेंगे तो वो यहां आ जाएगा, लेकिन जूट में टेक्सटाइल के अलावा जूट के और भी बहुत सारे आइटम, रस्सी बनते हैं, कारपेट बनता है, बहुत सारे आइटम बनते हैं, तो वो जूट इंडस्ट्री भी भारत में। शुगर इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ऑर्नामेंटल, जेम्स एंड ज्वेलरी का उद्योग भारत में, और मसालों इत्यादि से संबंधित बड़े उद्योग भारत में पाए जाते थे। यही कारण है कि भारत इन सारे उद्योगों में बड़ा सक्षम था। इसलिए भारत तक पहुंचने के लिए यूरोप के लोग लालायित थे, क्योंकि वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, भारत से मसाला खरीदना चाहते थे, भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी, भारत के बने हुए टेक्सटाइल खरीदना चाहते थे। और जब ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया, पूरी कहानी मैं आपको समझा चुका हूं, जो लैंड रूट था जहां से यूरोपीय लोग भारत आते थे, तब फिर इन्होंने डिस्कवरी का एज शुरू किया और भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, यानी इट कॉज्ड यूरोपियन एज ऑफ डिस्कवरी। अगर भारत ही नहीं होता तो जो डिस्कवरी का एज शुरू हुआ यूरोप में वो नहीं होता, और जब डिस्कवरी का एज शुरू नहीं होता तो ज्ञान विज्ञान की जो प्रगति हुई है वो यूरोप में नहीं हो पाती। तीसरा है विलेज एंड रूरल इकोनॉमी। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, विलेज लेवल की, गांव आधारित अर्थव्यवस्था थी। यानी वहां उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का केंद्र शहर नहीं हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे। और इकोनॉमी का जो टाइप था रूरल इकोनॉमी था, अर्बन इकोनॉमी नहीं था। परिवार के लोग मिलकर के कॉटेज इंडस्ट्री चलाते थे, फैमिली एंड कॉटेज इंडस्ट्री। फैमिली माने परिवार के लोग मिलकर के उत्पादन करते थे, और कॉटेज माने छोटे छोटे घरेलू उद्योग भारत में पाए जाते थे, कोई बड़ा कल कारखाना नहीं पाया जाता था। सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन, भारत में जितनी हमारी जरूरत थी उतना भोजन हम कृषि के माध्यम से उत्पन्न करते थे। सेल्फ रिलायंट, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर था, आत्मनिर्भर से भी ज्यादा था, तभी तो हम एक्सपोर्ट करते थे दुनिया भर को। ठीक है। नो मटेरियलिज्म, उस समय भारत में कोई भौतिकवाद की प्रवृत्ति लोगों के अंदर नहीं थी, धन संचय की प्रवृत्ति नहीं थी, बहुत ज्यादा लाभ कमाने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं थी। ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ मेनी कमोडिटीज टू यूरोप, यूरोप में हम बहुत सारे चीजों का निर्यात करते थे। ठीक है। ज्यादातर निर्यात हम कहां करते थे, अगली बात में हम देखेंगे। ट्रेड इन स्पाइसेस, हम मसालों का निर्यात करते थे। टेक्सटाइल यानी वस्त्र में कॉटन का वस्त्र, सिल्क का वस्त्र, वूलन का वस्त्र, मुस्लिन माने मलमल का वस्त्र, ऐसे तमाम प्रकार के वस्त्रों का हम निर्यात करते थे। और उन कपड़ों की इतनी डिमांड थी पूरी दुनिया में, भारत जैसे सुंदर और मुलायम कपड़े पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनते थे। जूट के प्रोडक्ट्स, इंडिगो माने नील, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, ये तमाम चीजें। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट में कई प्रकार की चीजें आ जाएंगी, जैसे हाथी के दांत से बने हुए ज्वेलरीज, मन के बीड, ऐसे बहुत सारी चीजें भारत बनाता था। ट्रेड सरप्लस, अंग्रेजों के भारत में आने से पहले हमारा ट्रेड सरप्लस था। ट्रेड सरप्लस माने हम एक्सपोर्ट दुनिया को ज्यादा करते थे और इंपोर्ट बहुत कम करते थे। ठीक है। 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 100 रुपए का माल दुनिया भर को बेचा तो 50 का खरीदा, यानी 50 रुपए का ट्रेड सरप्लस हमारे पास बना रहता था। रिसीव्ड गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, अब जब हम दुनिया भर को माल बेचते थे तो वहां से हमें मुद्रा मिलती थी। अब उस समय कोई इंटरनेशनल करेंसी आज से था नहीं, तो अगर यूरोप के देश हमसे माल खरीदते थे तो उसके बदले में हमको सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो भी कीमती चीज होता था वो देते थे। और भारत के पास इफरात संपदा थी, और यही इन्हीं सब कारणों से भारत को सोने की चिड़िया, ठीक है, गोल्डन वर्ल्ड कहा जाता था। ठीक है। तो गोल्डन वर्ल्ड कहते थे, इतनी संपन्नता थी भारत में। इंडिया अकाउंटेड 30% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले दुनिया की जीडीपी का 25% और दुनिया के व्यापार का 30% का स्वामी भारत हुआ करता था। स्टारवेशन एंड फेमाइन्स वर रेयर, भारत में भूख और अकाल जैसी समस्या कभी नहीं होती थी। हर व्यक्ति को पर्याप्त खाने के लिए होता था, इवन सरप्लस होता था, उससे ज्यादा होता था। इकोनॉमिक रूप से हम लोग आत्मनिर्भर थे। वर्ल्ड वाइड डिमांड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट भारत में बनते थे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खेल खिलौने, बैम्बू से बनने वाले चीज, रेशम से बनने वाले चीज, हाथी के दांत से बनने वाले चीज, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से हम लोग जो बनाते थे। ठीक है। हस्तशिल्प, उन हस्तशिल्पों की पूरी दुनिया में भारी मांग थी और भारतीय कलाकारों को पूरी दुनिया में इज्जत की नजर से देखा जाता था। एंड इंडियन क्राफ्टमैनशिप वाज अपलॉडेड,
पूरी दुनिया में भारतीय कलाकारों को, कलाकार माने बॉलीवुड वाले कलाकार की बात नहीं हो रही है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के कौशल युक्त व्यक्ति थे, ठीक है, बढ़ाई थे, मोची थे, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग थे, इनकी बड़ी इज्जत थी पूरी दुनिया में, ठीक है। और उस समय भारत की पूरी दुनिया में जिन इंडस्ट्रीज के लिए, जिन चीजों के लिए जाना जाता था, मेटल इंडस्ट्री, मेटल में हम लोग ब्रॉन्ज और मेटलर्जी उद्योग में ऐसे तलवार, सुंदर तलवार हमारे यहाँ बनते थे कि वैसा स्टील पूरे दुनिया में नहीं पाया जाता था। तो मेटल इंडस्ट्री भारत में काफी उन्नत अवस्था में था। स्टोन कार्विंग, पत्थरों की कटाई छटाई करके पत्थरों पे लिखावट करना मुगल काल में विकसित हुआ था भारत में। मार्बल वर्क, ठीक है, संगमरमर पे तरह तरह की खुदाई चुनाई करना और उसको एक नया शेप देकर के ताजमहल जैसी चीजें भारत में बनी, ठीक है। टैनिंग ऑफ लेदर, चमड़े का टैनिंग करके चमड़े से बनने वाले उत्पाद, शिप बिल्डिंग, जहाज बनाने की कला, ये तमाम बड़े बड़े उद्योग भारत में थे, विकसित थे, आत्मनिर्भर थे। स्किल्ड पीपल, लोग बेले नहीं घूमते थे, बेरोजगार नहीं घूमते थे, उनके पास कौशल था, कोई बढ़ाई था, कोई कारीगर था, कोई मोची था, कोई रथ बनाता है, कोई बैलगाड़ी चलाता है, कोई कृषि करता है, किसी न किसी प्रकार के उद्योग धंधे में लोग लगे हुए थे। तमाम प्रकार की कौशल, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, तमाम प्रकार के जो आर्ट हैं, तमाम प्रकार की जो स्किल हैं, उनको पर्याप्त मौका मिलता था और वो अपनी अपनी कला के माध्यम से अपनी अपनी रोजी रोटी कमाते थे। कोई नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई बेरोजगारी नहीं थी, कोई किसी का शोषण नहीं करता था। नो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसका उद्देश्य लोगों की जरूरत को पूरा करना था, मुनाफा कमाना, शोषण करना, कर हद से ज्यादा कर वसूलना, इस प्रकार की शोषणकारी अर्थव्यवस्था हमारी नहीं थी अंग्रेजों के आने से पहले। हाँ, कुछ बातें थी जैसे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। मानते हैं कि हमारे पास उन्नत तकनीक नहीं था, बड़े बड़े मशीन नहीं थे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल नहीं था, बस नहीं थे, ट्रक नहीं थे, पुलिया नहीं थे, नहर नहीं थे, कच्चे रोड होते थे, लेकिन आदमी खुश थे, अर्थव्यवस्था संपन्न थी, ठीक है। बट सेल्फ सस्टेनिंग एंड फ्लरिशिंग इकोनॉमी, ये सब तकनीक वकनीक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद हमारी आत्मनिर्भर और उन्नतिशील अर्थव्यवस्था थी। पतनशील अर्थव्यवस्था, शोषणकारी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं थी। सिंपैथेटिक एंड सपोर्टिव टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, भारत में कर जो लगाया जाता था वो सहानुभूति पूर्वक होता था। सहानुभूति पूर्वक यानी हद से ज्यादा कर नहीं लगा, उतना कर लगाते थे जितना किसान दे सके, जिससे किसान का शोषण न हो, किसान के पास कुछ बचत भी हो सके। एंड सपोर्टिव, सपोर्टिव का मतलब यह है अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई, कर माफ भी कर दिया जाता था, कर की मात्रा कम भी कर दी जाती थी। प्रशासन का सहयोग भी कृषकों को, उद्योगपतियों को, भारत के लोगों को मिलता था। यानी कुल मिला के शासन प्रशासन शोषणकारी नहीं थी, निर्दयी नहीं थी। समय समय पर जैसी परिस्थिति होती थी वैसा कर में माफ करना, सरकार के द्वारा से खुद समर्थन देना, सब्सिडी देना, ठीक है। खुद सरकारें जो उस समय की हुआ करती थी, राजा महारानी नहर बनवाते थे, पुल बनवाते थे, सड़क बनाते थे, सराय बनवाते थे, व्यापार को प्रोन्नत करते थे। ये तमाम सहयोगात्मक रवैया हमारे यहाँ पाया जाता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उनका एकमात्र लक्ष्य था शोषण करो, लूट लो भारत को। कोई सहयोग, कोई समर्थन, कोई सिंपैथी उनसे नहीं मिलती थी। सूखा हो, अकाल हो, बाढ़ हो, कोई भी समस्या, ठीक है। तो ये सब परिस्थिति भारत में नहीं थी। Monarchs worried about economic well-being of their subjects, जो राजा हुआ करते थे अपनी जनता की आर्थिक स्थिति के बारे में चिंता करते थे, और अगर कोई आर्थिक स्थिति खराब है तो उसकी मदद किया जाता था, कर में माफी दी जाती थी, और तमाम प्रकार के सहयोगात्मक रवैया राजा के द्वारा अपनी प्रजा के साथ किए जाते थे। एंड सपोर्ट्स इन देयर लाइवलीहुड, और तरह तरह से उनकी सेवाएं लेकर राजा उनके जीवन को चलाने का काम करते थे, ठीक है। राजा को नाच गाना, बड़े बड़े मंदिर मस्जिद बनवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोगों की कला को निखारने के लिए, और जिनके पास वो कला है उनको रोजगार देने के लिए वो अपने राज दरबार में नृत्य करवाता था, गाना बजवाना करवाता था, अपने बड़े बड़े भव्य महल बनवाता था, सड़कें बनवाता था, ताकि विभिन्न प्रकार के लोगों को लगातार रोजगार मिलता रहे। और जब अंग्रेज आए तो उनको ना भारतीय नाच से, ना भारतीय संगीत से, ना भारतीय रीति रिवाज से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। विमेन एंड फैमिली पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मिलजुल करके लोग अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर के प्रोडक्शन करते थे। खेत में, अपने कॉटेज इंडस्ट्रीज में सब परिवार के लोग काम करते थे। उसमें भाईचारा, आपसी मेल मिलाप, ये तमाम भावनाएं आती थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो आधुनिक फैक्ट्रीज लेकर के आए जहां पर शोषणकारी मजदूरी की प्रथा होती थी। नो कंसेप्ट ऑफ लैंड एज प्रॉपर्टी एंड कमोडिटी, अंग्रेजों के आने से पहले भूमि को एक कमोडिटी और एक प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती थी, वो एक
हमारा स्पिरिचुअल मैटर हुआ करता था, भूमि के साथ हमारा अपना जुड़ाव होता था, उसको हम गिरवी नहीं रखते थे, उसको हम बेचते नहीं थे, उस पर किसी का स्वामित्व नहीं होता था। जो आसपास के जो सामंत लोग होते थे, जमींदार लोग होते थे, उनके अंडर में रह करके हम खेती करते थे, और अगर ये खेत हमें पसंद नहीं आ रहा तो हम दूसरा ले लिए। इस खेत को इस साल हमने बोया है, अगले साल कोई और बो लेता था। तो इस प्रकार की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली फीलिंग नहीं थी। ठीक है, तो ये तमाम स्थिति अंग्रेजों के भारत में आने से पहले थी, और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये सब अर्थशास्त्री लोग हैं जिन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से ये सारी बातें हमें भी आज बता रहे हैं और उस समय के लोगों को भी बताया था। इन्हीं सबको पढ़ के, जान के, समझ के लोगों को लगा कि भारत में अंग्रेज शोषण करने आए हैं, शासन करने नहीं आए हैं, हमारा कल्याण करने नहीं आए हैं। और इन्हीं सब ने एक पृष्ठभूमि रखी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की। तो इनका बड़ा महत्व है, हम आगे चल करके समझेंगे। ठीक है, यहीं तक हम लोग बात समाप्त करते हैं। अगले में हम लोग स्मॉल बी देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी आफ्टर कॉलोनाइजेशन, माने जब देश, ये तो गुलाम होने के पहले की स्थिति, जब गुलाम होना शुरू हो गया भारत का, ठीक है, तो 1757 से 1857 तक, ये 1757 के पहले की स्थिति है। फिर 1757 से 57 तक 1800 क्या स्थिति बनी, कैसी कैसी नीतियां अंग्रेज आर्थिक रूप से लेके आए और उससे किस प्रकार भारत का शोषण हुआ, ये तमाम चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।